जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पे बातचीत करेंगे। इस समय जो स्थितियां हैं जिसमें शिक्षा जगत को सबसे ज्यादा कोरोना की मार सहनी पड़ी है, ये ऐसा समय है जिसमें विद्यालय बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय भी बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित हैं और पठन पाठन से संबंधित सारे कार्य स्थगित हैं। ऐसे में चूंकि मार्च अप्रैल मई का जो समय होता है ये वार्षिक परीक्षाओं का होता है, नई कक्षाओं में एडमिशन का होता है और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये समय होता है जिसमें तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इस लॉकडाउन के कारण ये सारे कार्य स्थगित हैं। किस प्रकार से विद्यार्थी अपना मनोबल बनाए रखें, किस प्रकार से वे अपनी तैयारी जारी रखें, आज इन्हीं सभी विषयों पे बातचीत करेंगे हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सिंह से। इसके अलावा हम आपको लोकगीत भी सुनाएंगे। आज के कलाकार होंगे राम मिलन यादव और उनके साथी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रोफेसर विजय कुमार सिंह से की गई इस बातचीत को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे। मैं आपके सभी श्रोताओं को हार्दिक तो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपका मैं रिकॉर्डिंग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जी सर कुछ प्रश्न हैं ऐसे जो विद्यार्थियों के मन में उठ रहे होंगे कि कुछ परीक्षाएं तो आरंभ हो चुकी थी विश्वविद्यालय की, जैसे बीए की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई और जो लोग एमए में हैं या अन्य जो कक्षाओं में हैं उनकी परीक्षाएं रुकी पड़ी रह गई, वो समय से शुरू नहीं हो पाई इस लॉकडाउन की स्थिति के कारण। विश्वविद्यालय की क्या योजना है सर, इन परीक्षाओं को किस प्रकार से संचालित किया जाएगा फिर आने वाले समय में? सर अभी आज की डेट में लगभग 50 दिन हो गए लॉकडाउन हुए और 50 दिन पूर्व जैसा कि हमारे माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और उसके उपरांत सारे राज्य सरकारों ने इसके अनुपालन में सारी गतिविधियों को रोक लगा दिया, जिसमें मुख्य रूप से हमारे शैक्षणिक संस्थान भी थे। उच्च शिक्षा के जो हमारी परीक्षाएं चल रही थी, कुछ जगहों पे कुछ विभागों में क्लासेस चल रही थी, वह तुरंत रोक दी गई क्योंकि जो महामारी वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है उसमें ये देखा गया कि ये बहुत ही कंटेजियस बीमारी है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से चौथे, और ये माना जाता है कि एक व्यक्ति का कोरोना पीड़ित है और वो सही से उसकी जांच ना हो पाया, नहीं पकड़ पाया, तो वो एक महीने के अंदर 400 लोगों को प्रभावित कर सकता है। और भारत हमारा विशाल जनसंख्या वाला देश है, उसमें भी उत्तर प्रदेश हमारा हाईली डेंसिटी वाला स्टेट है, खासकर पूर्वांचल जिस क्षेत्र में हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय है। तो ऐसी अवस्था में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत थी। तो ये बहुत उचित कदम
भारत सरकार के द्वारा उठाया गया, राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया कि इमीडिएटली लॉकडाउन कर दिया गया। और हम 50 दिनों के बाद देखते हैं कि हम दूसरे कंट्रीज के मुकाबले जो सो कॉल्ड एडवांस कंट्री हैं, जो कि मेडिकली ज्यादा इक्विप्ड माने जाते हैं, धनाढ्य माने जाते हैं, उनके मुकाबले में हमारी स्थिति बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है। और यह इसी वजह से हो पाया कि हमने समय रहते हुए लॉकडाउन का पालन किया। और विशेष रूप से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वह उसमें अनुपालन तुरंत कर दिया गया। हम लोगों ने होली के पहले ही पता नहीं कुछ आभास ऐसा हो गया था कि समस्त हॉस्टल्स हमने खाली करा दिए थे। हॉस्टल्स में बच्चे साल भर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 6 हॉस्टल थे, 2 गर्ल्स हॉस्टल, 4 बॉयज हॉस्टल, जिसमें 1200-1500 के आसपास बच्चे रहते थे। कुछ ऐसा आभास हुआ कि शायद आने वाले समय खराब होने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने होली के पूर्व ही अपने सभी हॉस्टल खड़ा करके ताला बंद कर दिया था उसमें। उसके तुरंत बाद ही, होली के तुरंत बाद ये लॉकडाउन की घोषणा हो गई, तो हमें बच्चों को लॉकडाउन की वजह से अपने घर वापस भेजने की विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। सभी बच्चे घर जा चुके थे और ये 50 दिन का जो पीरियड निकल गया, इसमें हम लोग सचेत थे और किसी तरह का कोई वो न फैल पाए, कंटिन्यूस न हो पाए। उसका नतीजा ये है कि खासकर पूर्वांचल के जो गोरखपुर जिला है या हमसे जुड़े हुए जो 2 अन्य जिले हैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, देवरिया और कुशीनगर, वह करीब करीब ग्रीन जोन में बने हुए हैं इतने दिनों के बाद भी। और कुल मिलाकर 2.5 से भी कम संख्या है जो कोरोना पीड़ित हैं। इसके लिए इस क्षेत्र के जो हमारी जनता है, जो हमारे छात्र हैं, वो सबको साधुवाद देते हैं कि सभी अलर्ट हैं। लॉकडाउन का जनता अच्छी तरह से पालन कर रही है। विशेषकर हमारे पुलिस बल के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो रात दिन तत्परता से लगे हुए हैं। इन सब में ही इसी कड़ी में हमारे जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावकगण हैं, उनके मित्रगण हैं और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी संस्थाओं के हैं, हमारे टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, सब तत्परता से इस बीमारी से बचने के लिए जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं, अनुशासित ढंग से पालन कर रहे हैं। और मुझे अत्यंत खुशी है कि मैं इस विद्यालय के कुलपति होने की वजह से हम अपने सभी छात्रों के साथ हैं। और उनके जो जहाँ तक शैक्षणिक गतिविधियों को डिले होने की बात है, तो कभी भी, चूंकि ये वैश्विक बीमारी है, पूरी दुनिया ही प्रभावित है इससे, सभी जगह एकेडमिक लॉस हो रहा है। और अमेरिका जैसे कंट्री में भी उन्होंने जो है शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी हैं। जितनी भी एडवांस कंट्री हैं जहां बच्चे यहाँ से भी जाते थे, एडमिशन लेते थे उस शिक्षा में, वहाँ भी गतिविधियां रुकी हुई हैं और सभी जगह भारत के अन्य पार्ट में भी रुका पड़ा है। तो अभी हमारी प्राथमिकता हमेशा जीवन बचाना मुख्य है, क्योंकि जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और खासकर छात्र छात्राएं हैं, उनके जीवन की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना हम सभी का दायित्व है। हम जब देखेंगे कि हाँ इसका प्रकोप कम हो रहा है और शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करने का सरकार से अनुमोदन प्राप्त होता है, अनुमति प्राप्त होती है, जैसा कि अभी पता लग रहा है धीरे धीरे कि शायद शैक्षणिक गतिविधियां अभी रुकी रहेंगी, लेकिन अन्य गतिविधियां को धीरे धीरे लॉकडाउन के साथ ही छूट देना शुरू करेगी सरकार। अभी कुछ पे छूट दिया है, आने वाले दिनों में शायद अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए छूट मिलेगी, लेकिन अभी निकट भविष्य में मई तक तो ऐसी संभावना कम दिख रही है कि सरकार जो है शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारंभ करने की अनुमति देगी। और हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होगा, शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने की अनुमति सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा मिलने लगेगी। इमीडिएटली हमने कई प्लान बना रखे हैं। उस प्लान के तहत ये बच्चों का जो लॉस हुआ है उसको हम कवर करेंगे। फॉर्चुनेटली हम लोग जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारी 50% परीक्षाएं भी समाप्त हो गई थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, जिसमें भारी संख्या से हमारे यहाँ ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा देते हैं मुफ्त में। लगभग 50% परीक्षाएं हमारी समाप्त हो गई थी, बाकी 50% बची थी। तो उसमें भी जैसा राज्य सरकार से चर्चा हो रही है, माननीय कुलाधिपति महोदया से भी लगातार बैठकें हो रही हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी वाइस चांसलर की, उस कमेटी ने भी महामहिम के निर्देशों के अनुसार पालन करते हुए अपनी कुछ बना ली है नियमावली। उसके तहत जो चीजें अल्टीमेटली निकल के आ रही हैं, जैसे ही गतिविधियां प्रारंभ होंगी, हमारे बच्चे कैंपस में आने लायक, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने लायक, क्लासरूम में आने लायक हो जाएंगे। हम इमीडिएटली फाइनल ईयर के बच्चे जो हमारे हैं, जो अंतिम वर्ष के हैं, जो ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंतिम वर्ष के हैं, उनको हम प्राथमिकता देते हुए उनकी क्लासेज, उनकी परीक्षाएं करा करके शीघ्र हम उनके परीक्षा फल को घोषित कर देंगे, ताकि वह किसी विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय या देश के किसी या विदेश के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे तो उनको
परीक्षा फल उनके हाथ में रहेगा। और अन्य अभ्यर्थी जो हैं, जो प्रथम वर्ष में हैं, द्वितीय वर्ष में हैं, तो ये रोड मैप बनाया गया है क्योंकि वो बच्चे अगले साल भी हमारे विश्वविद्यालय में ही रहेंगे, हमारे एकेडमिक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। उनके लिए अगले एकेडमिक सत्र के लिए हम इमरजेंसी प्लान्स बनाएंगे, छुट्टियां कर्टेल कर देंगे, क्लासेस का मोड चेंज करेंगे, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन टीचिंग करते हुए, एग्जामिनेशन का मोड चेंज करते हुए उनके लिए भी हमारे पास मिनिमम 8 या 10 महीने का समय होगा जो हम उनके अगले साल के नुकसान की भरपाई आराम से कर पाएंगे। और इस साल की सबसे अच्छी बात है कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो एकेडमिक सेशन करीब के समाप्ति पे था, कक्षाएं जो है समाप्ति की ओर थी, परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए इस सेशन का एकेडमिक क्लास उतना अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, अगर शिवरात्रि से अगर लॉकडाउन इतना समाप्त हो जाता है, इतनी छूट मिल जाती है कि हम शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करेंगे तो मैक्सिमम हम 1 महीने या 15 दिन के डिले के बाद हम अपना परीक्षाएं और क्लासेस खत्म करके रिजल्ट की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और शीघ्र बच्चों का नुकसान इस एकेडमिक ईयर के जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको मिनिमाइज करेंगे। जी अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए चिंतित थे। उनको लग रहा था कि अगर परीक्षा घोषित हो जाती है तो पता नहीं, क्लासेस तो चल नहीं पाई हैं और उस स्थिति में जब अचानक एग्जाम की स्थिति आएगी तो पता नहीं कितनी तैयारी हो पाएगी। तो ये पता चला है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बहुत बड़े पैमाने पे ई क्लासेस की और ई मटेरियल की बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। सर, इसके विषय में बताएं कि किस प्रकार से ये संभव हुआ है और क्या क्या इस पे उपलब्ध है सर। जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि माननीय कुलाधिपति महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश तुरंत प्राप्त हो गया कि लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों को आइडियल घर न बैठने दिया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। जैसे ही ये निर्देश प्राप्त हुआ, इमीडिएटली हमने अपने सभी शिक्षकों से आह्वान किया कि वह घर बैठे बैठे जूम के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से क्लासेस लेना शुरू करें। और साथ में ई पाठशाला हमने पहले ही शुरू कर दिया था, हमारे प्लान में था। और ई पाठशाला में कंटेंट डालने की गतिविधियां भी तेज हो गई और हमारे 257 जो हमारे टीचर्स यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, सभी ने लग करके ई पाठशाला पे अच्छे अच्छे कंटेंट डाल दिया। बच्चों का भी फीडबैक मिला कि वो जो कंटेंट डाला है ई पाठशाला में उससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उसका एडवांटेज बच्चों ने बताया कि एक बार क्लास में तो टीचर बता के चला जाता है, अगर ग्रेस नहीं किया तो फिर बाद में दिक्कत जाती है क्या बताया था उन्होंने। लेकिन ई पाठशाला में जो कंटेंट डाल दिया उसको अगर पहली बार नहीं देख पा रहे हैं तो बार बार पढ़ के उसको बच्चे समझ जा रहे हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं ई पाठशाला के ऑनलाइन मोड में स्टडी करने का, तो उससे बच्चे लाभ उठा रहे हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि ये क्लासरूम का 100% सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अभी परीक्षा समिति की मीटिंग की थी जब 3 दिन पहले, सभी परीक्षा समिति के मेंबर जूम ऐप से बैठ करके हम लोगों ने यह डिस्कशन किया इस पे कि जो बची हुई कक्षाएं हैं, जो ई पाठशाला की वजह से भी अगर कोई बच्चे महसूस करते हैं, खासकर जो प्रैक्टिकल होना है क्लासरूम में या कुछ फील्ड वर्क होना है जो फिजिकल मोड में ही होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, प्रैक्टिकल के लिए उसको लैब में आना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी लॉकडाउन खत्म होता है, शैक्षिक गतिविधियां प्रारंभ होती हैं, क्योंकि बच्चों को काफी फीडबैक दे दिया गया ई पाठशाला के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से। तो एक क्वेरी क्वेश्चनेयर सेशन चला करके हम लोग उनकी दूर करेंगे, उनके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो जो कक्षाएं नॉर्मली एक दिन में कोर्स खत्म होता वह हमारा 10 दिनों में करीब कवर हो जाएगा। तो 10 दिन में हम कोर्स को समाप्त करके उनकी परीक्षा की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। बाकी जो परीक्षाएं ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी थी, अधिकतर 99% बच्चों की हमारी परीक्षाएं ऑलरेडी प्रारंभ थी और वो बीच में रुक गई हैं, तो उनकी भी परीक्षा की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये पाठशाला एक बहुत सफल प्रयोग रहा है। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, एक इनोवेशन है, एक डिस्कवरी है जो हम नॉर्मल डेज में भी हमारे शिक्षक इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग हुआ करेगी, उसके अतिरिक्त ई टूल्स के रूप में बच्चों का ग्रुप बना करके बच्चे, हमारे टीचर्स और बच्चों के बीच में अच्छा संवाद स्थापित करते हुए और कंटेंट डालते हुए हम बच्चों को इस मोड से भी पढ़ा सकते हैं। दोनों साथ साथ जब चलेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छी योजना है। अगर इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो न केवल अभी के दौर में बल्कि आने वाले समय में भी बड़ा उपयोगी होगा ये प्रयोग आपका। प्रोफेसर विजय कुमार सिंह से बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं राम मिलन यादव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
अभी आप लोकगीत सुन रहे थे राम मिलन यादव और साथियों की आवाज में। आइए प्रोफेसर विजय कुमार सिंह से बातचीत का शेष भाग सुनते हैं। सर, एक प्रश्न और उठता है कि ये मई का महीना है और अमूमन मई या जून में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। सर, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट करने के बाद बीए में या एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं विश्वविद्यालय में, उनके लिए अभी क्या योजना है सर? क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो वो प्रवेश परीक्षा हो नहीं सकती, तो क्या विश्वविद्यालय ने सोचा है सर इस विषय में? प्रवेश एक सामूहिक होता है, सारे विश्वविद्यालयों में होता है मिलके, और उसका सेशन नॉर्मली मई जून में होती थी प्रवेश परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालयों में। और चूंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है और वैश्विक फिनोमेना है, सभी जगह प्रभावित हो रहा है, इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे भारत में या विदेशों में भी किसी यूनिवर्सिटी में फिलहाल सभी के यहाँ प्रवेश डिले है। यूजीसी ने भी जो गाइडलाइन दिया है, अभी यूजीसी ने एक गाइडलाइन दिया है कि कब आपका कैसे एडमिशन को कंप्लीट करना है, कैसे चलाना है, उसमें भी उसने अगस्त में प्रवेश परीक्षाएं कराने की बात कही है। क्योंकि बच्चे अगर हमारे यहाँ पास आउट होकर निकल भी जाएंगे, कुछ बच्चों के रिजल्ट हो सकता है हम जून में भी घोषित कर दें जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनको प्रवेश के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जबकि सारे विश्वविद्यालय एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं और एडमिशन के लिए अपनी योजनाएं नहीं डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि एडमिशन निश्चित रूप से इस बार महीने या 1.5 महीने डिले होगा। नॉर्मली जो मई जून में हमारे एडमिशन हो जाया करते थे, सिर्फ इसी विश्वविद्यालय की बात नहीं है, यह देश के हर विश्वविद्यालय की बात है। इवन हर हमारे जो विभिन्न विधियां हैं, विभिन्न जो हमारे मोड हैं परीक्षा के एडमिशन के, वो सारे सब जगह पर डिले रहेंगे। उन टेक्निकल एजुकेशन की, इंजीनियरिंग की परीक्षाएं, आईआईटी की परीक्षाएं अगस्त में कर दी गई हैं और हमारे बच्चे जो निकल करके नेट गेट देते हैं और कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं देते हैं, वो सारी परीक्षाएं डिलेड हैं। और निश्चित रूप से एडमिशन हम 1 महीने बाद भी करते हैं तो उनका जो कोर्स करिकुलम होता है किसी बच्चे का एडमिशन लेने के बाद 2 या 3 साल का होता है मिनिमम, पीसी या यूजी लेवल को मिला दें अगर तो अगर हम अगस्त में भी एडमिशन लेते हैं और सितंबर से शुरू करते हैं, वर्स्ट केस मानते हुए, वैसे कोशिश तो हम करेंगे कि पहले ही शुरू हो जाए, लेकिन वो सारे विश्वविद्यालयों के साथ जब सामंजस्य एक साथ होगा, पूरे देश की स्थिति को देखते हुए सभी विश्वविद्यालय एक साथ एक प्लान करेंगे कि प्रवेश कब करना है। तो जब प्रवेश होगा तो हमारे विश्वविद्यालय के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों का प्रवेश कभी एक ही टाइम जोन में होगा और वो तभी होगा जब सिचुएशन इस लायक हो जाएगी कि बच्चे अपना सेंटरों में पहुंच पाएं, क्लासरूम में पहुंच पाएं। क्योंकि प्रवेश के बाद तो क्लास की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, प्रवेश कर देना ही काफी नहीं है। तो जब आएगी कि हम प्रवेश करके कक्षाएं चलाने के सक्षम हो जाएंगे, ऐसा वातावरण हो जाएगा, लॉकडाउन के बाद कोरोना का प्रभाव मिनिमम हो जाएगा, तभी हम प्रवेश और आगे अगले सत्र की परीक्षाओं के बारे में विचार करेंगे। मेरा ये मानना है कि अभी भी बच्चों की जिंदगी, हम सभी की जिंदगी, हमारे अध्यापकों की एम्प्लॉय की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि हम महीने 2 महीने जल्दी हेस्ट में कोई डिसीजन लें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में कोई कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए। क्योंकि बच्चे जब आएंगे तो क्लासरूम में आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लासरूम में बैठते हैं बच्चे, झुंड बना करके रहते हैं, कक्षाओं में रहते हैं, हॉस्टल में रहेंगे, तो आप बहुत यहाँ 6-6 फीट की दूरी कोई 1-2 सेकंड के तो साथ है नहीं। दिन रात बैठते हैं साथ में, हॉस्टल में दिन रात रहते हैं, कक्षाओं में 7 घंटों रहते हैं, 8-10 घंटे रहते हैं, कैंपस में 10 घंटे घूमते हैं वो। तो यह मानना कि सब बच्चे आएंगे और 6-6 फीट की दूरी बनाए रहेंगे 8 घंटे 10 घंटे दिनों दिन, यह प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो हम वेट करेंगे और आज नहीं तो कल कोरोना का प्रभाव खत्म होगा और भारत में तो शीघ्र ही, जैसा कि लग रहा है कि जल्दी इसका असर मिनिमाइज हो जाएगा, हम निश्चित रूप से
इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, माननीय कुलाधिपति महोदया, हमारे शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी, इन सबके क्या निर्देश मिलते हैं शैक्षणिक गतिविधियां चालू करने के, उनके बाद ही हम कोई प्लान कर पाएंगे। और क्योंकि ये वैश्विक फिनोमेना है तो एक यूनिवर्सिटी नहीं पिछड़ रही है, पूरा विश्व ही इससे प्रभावित है, तो जो कुछ भी होगा सबके साथ होगा। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि हम महीने 1.5 महीने से हमारा न प्रवेश डिले होगा, न एकेडमिक डिले होगा। हम आने वाले समय में उनका कवर कर लेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ यही है कि हम अंतिम वर्ष के छात्रों को जल्दी से जल्दी उनकी परीक्षाएं करा करके उनको उनका रिजल्ट उनके हाथ में दे दें, ताकि जब भी वो प्रवेश परीक्षा या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या अन्य जो हमारे स्कॉलरशिप से जुड़े हुए नेट है वो परीक्षाएं जब भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, सरकारों के द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो हमारा बच्चा फाइनल ईयर का जो देता है वो उसके लिए रेडी रहेगा। जी 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 जी, बहुत अच्छी जानकारी ये है। मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थी, चाहे वो इस विश्वविद्यालय के हों या किसी अन्य विश्वविद्यालय के, उनको जरूर लाभ होगा, क्योंकि आपने बहुत एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में सारी बातें बताई हैं। बहुत ही उपयोगी बातचीत रही। सर, एक व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन है और सब लोग घरों में बंद हैं और उनके सामने एक समस्या आ रही है कि वो कैसे अपने आप को व्यस्त रखें और कैसे वो तरह से रखें कि उनका मानसिक संतुलन बना रहे, क्योंकि अकेलापन घर के अंदर रहना लगातार उनको ऊब दे रहा है। तो ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि आप किस प्रकार से अपने घर में रहकर लॉकडाउन की स्थिति का सामना कर रहे हैं, आप किन रचनात्मक कार्यों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है सभी को, चाहे घर के कई 3 जनरेशन के लोग एक साथ रह रहे हैं एक छत के नीचे। ये एक अवसर, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहेंगे इसको, कि सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, बच्चे भी बंद हैं, उनके साथ उनके बुजुर्ग भी हैं, उनके माता पिता भी हैं। जो 3 एज ग्रुप होता है, बालकपन और युवा अवस्था और बुजुर्ग अवस्था या बुढ़ापे के साथ में, तो सारी पीढ़ियां एक छत के नीचे एक साथ बैठ रही हैं, एक साथ बातें कर रही हैं, एक साथ चर्चाएं कर रही हैं, समस्याओं पे विचार विमर्श कर रही हैं। खासकर जो बड़े बुजुर्गों का जो घर में अनुभव होता है, वह नई जनरेशन को इंटरेक्शन करने का समय कम रहता है कि बच्चे क्लासों में बिजी रहते हैं, पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि वह बुजुर्गों के संपर्क में कम रहते हैं, जिनके पास अपने जीवन का पूरा अनुभव रहता है। ये ऐसा अवसर मिल रहा है जब हर बुजुर्ग अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, पोतों को, पोतियों को इस तरह की जानकारी दे रहा है जो व्यवहारिक जीवन में काम आती है। क्योंकि अपने कोर्स के अलावा, अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वह जो बड़े बुजुर्गों के पास होता है, जो समय के साथ समय के निचोड़ में सीखते हैं, वो अवसर ये दे रहा है कि बच्चों को उनसे तमाम रोचक जानकारियां मिल रही हैं कि जीवन को कैसे संतुलित बनाया जाए, कैसे खान पान को स्वस्थ रखा जाए, कैसे हाइजेनिक भोजन दिया जाए, कैसे जीवन शैली अपनाया जाए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। क्योंकि ये माना जाता है कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सारे काम हो सकते हैं। तो हम योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आजकल जो है मेडिसिन में भी हमारी संस्कृति में है कि आयुर्वेदिक दवाइयों का अधिक से उपयोग किया जाए और हरी भरी सीजनल फूड्स का उपयोग किया जाए, सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए, और जो जंक फूड है उसका इस्तेमाल मिनिमम है, करीब खत्म हो गया है। जो बच्चे पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह रास्ते चलते खाते थे और घर का खाना और ये सब चीजों से वंचित रह जाते थे, उनकी हैबिट छूट गई थी। तो ये एक अवसर मिल रहा है जो कि बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी समझने में आसानी हो रही है। और बड़े बुजुर्गों को जो मार्गदर्शन घर परिवार में जो पहले मिला करता था, जब इतनी नहीं थी, इतनी अवसर नहीं थी, इतना स्ट्रगल नहीं था लाइफ में, तब हम लोगों को अपने बचपन में जो सुविधाएं मिल जाती थी बड़े बुजुर्गों से। हम लोग के समय में तो बड़े बुजुर्ग जो होते थे वह बिल्कुल अनुभव होते थे, लेकिन जो उनका ज्ञान भंडार अनुभव के आधार पर रहता था वह किंवदंतियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से, छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से हमें मोटिवेट करती थी। अल्टीमेटली जीवन एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। हमारी संस्कृति में तो उसको हमेशा महत्ता दी गई है। हम हर प्राणी को, हर पेड़ पौधे को महत्व देते रहे हैं। वह जानकारी अगर युवा पीढ़ी को हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों द्वारा दी जाती है इस अवसर पर, तो जीवन पर्यंत तो उनके काम आएगी। और हम भी अपने बच्चों को जो यही जानकारी दे रहे हैं कि देखो हमारी संस्कृति कितनी मजबूत थी कि हम ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं माने जाते थे। हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा रहन सहन, खान पान सब इतने संस्कार युक्त थे कि हम उस जमाने में, आज से सैकड़ों साल पहले, विश्व में प्रथम माने जाते थे। और आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, हमारी संस्कृति को प्रणाम कर रहा है। हम
दूसरे से दूरी बना करके नमस्ते करते हैं, गले नहीं मिलते, जो अभिवादन के तरीके हैं उसको पूरा विश्व पहचान रहा है। तो हमारी जो विरासत में चीजें थी वह हमें पहचान करके जो हमारे बड़े बुजुर्गों के संपर्क में हमारे बच्चों को गाइडेंस के द्वारा मिलेगा, वह आने वाली पीढ़ियों का जीवन दर्शन बेहतर बनाएगा। और ये जो टेम्पररी फेज है, कुछ दिनों में ये सब फ्री हो जाएगी, सभी लोग भूल जाएंगे और हम एक बेहतर नागरिक के रूप में हमारी युवा पीढ़ी उभर के आगे आएगी। हम सबको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, अपना आशीर्वचन देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की, हमारे श्रोताओं को इतना प्रेरक बातें आपने बताई। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं राम मिलन यादव और साथियों की आवाज में एक और लोकगीत। जा जार जारे कागा पिया की लगरिया हो खबरिया हमरी लई के हो राम, खबरिया हमरी लई के हो राम, खबरिया हमरी लई के हो राम, खबरिया हमरी जाई के विदेशवा संदेशवा पठावा मोहि भी रहीलिया के दुखवा बचावा। तो चंदा के दर्शन बिना व्याकुल चकरिया हो खबरिया हमरी लई गई हो राम, खबरिया हमरी लई गई हो राम, खबरिया हमरी लई गई हो राम, सुखवा के साथी सब दुख के बटावे, तपुती अगिलिया के अब के बुझावे। तो बरस के खाली भैली बीरही लजरिया हो खबरिया हमरी लाई गई हो राम, खबरिया हमरी लाई गई हो राम, खबरिया हमरी लाई गई हो राम, खबरिया मतिया में कवन सवतिया समाई पिया हर जाई के रही बेलहमाई। तो लैला बिछाए लिस दिल जो हिला डगरिया हो खबरिया हमरी लाई गई हो राम, खबरिया हमरी लाई गई हो राम, खबरिया हमरी लाई गई हो राम, खबरिया कवन कसूरवा निठुरवा हो गईल शादी के फेरे के बचन भूलैल। तो टूटल सासा बधल आशा की रसरिया हो खबरिया हमरी लई गई हो राम, खबरिया हमरी लई गई हो राम, खबरिया हमरी लई गई हो राम, खबरिया हमरी। इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल फिर एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।